सो हेलो फ्रेंड्स, आई हैव गोट द मटेरियल ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री इन बीएससी थर्ड ईयर। चलिए आज का टॉपिक रहेगा आपका हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड। इसमें हम देखते हैं ऊष्माधारिता आप पढ़ेंगे। चलिए उससे पहले उसका डेफिनेशन देख लेते हैं। क्या करा है यहाँ पे, द हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड इज कॉल्ड द हीट कैपेसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि ऊष्माधारिता जो होता है यानी कि हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड, ये क्या होता है। चलिए आप मन में इमेजिन करो, मैं आपको यहाँ बताते जा रहा हूँ, मन में उसी तरह आप इमेजिन करो। ये यूनिट 1 का एक टॉपिक है, यानी बीएससी थर्ड ईयर का है। यहाँ पे स्टार्ट, जैसे कि अब स्टार्ट कर देता हूँ। देख लीजिए यहाँ पे, जैसे कि इसका मैं डेफिनेशन हिंदी में समझा देता हूँ। अब जैसे कि इंग्लिश में आपको बता दिया हूँ। अब देखिए पदार्थ का टेम्परेचर, देखिए पदार्थ कोई मान लेते हैं, कोई पदार्थ यहाँ पे देखिए एक सब्सटेंस ले लिया, इसको हम मान लेते हैं ये एक पेन है। सॉरी, पेन ना लेके हम कुछ और लेते हैं। समझ लीजिए क्लिप है, मार्कर है। ये क्या है, एक मार्कर है। यहाँ पे इसका क्लिप है। हम जानते हैं कि दुनिया का हर चीज़, जितना भी मैटर है, सब एटम से मिलकर बना हुआ है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे ये आपका क्या हो गया, मैटर। अब मन में आप इमेजिन करो कि पदार्थ का टेम्परेचर, ये जो पदार्थ है यानी कि इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए कितना, 1 डिग्री सेंटीग्रेड को इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा, उसमें जितना आवश्यक ऊष्मा उस पदार्थ की ऊष्माधारिता कहलाती है। और 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने में हमको जितना ऊष्मा दी जाएगी, 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए इसमें जितना ऊष्मा दी जाएगी, उसको हम क्या कहते हैं, ऊष्माधारिता कहते हैं। ऊष्माधारिता कहलाती है। क्लियर। फिर से एक बार सुन लो, पदार्थ का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा उस पदार्थ की ऊष्माधारिता कहलाती है। चलिए आप दूसरा देख लेते हैं। अब यहाँ दूसरा देख लो आप, if the amount of a substance is 1 gram, then the heat required to rise its temperature by 1 डिग्री सेंटीग्रेड is called specific heat। यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, यदि पदार्थ की मात्रा को, यानी कि समझ लीजिए कि कोई पदार्थ, मन में सोच लो, आप मन में इमेजिन करो। फिर ये इसमें किस विशिष्ट ऊष्मा के बारे में देख रहे हैं, तो इसमें देखो विशिष्ट ऊष्मा क्या होता है, स्पेसिफिक हीट क्या होता है। चलिए वो देख लेते हैं। कोई पदार्थ मान लेते हैं, यदि पदार्थ की मात्रा 1 ग्राम हो, तो चलिए 1 ग्राम का कोई पदार्थ लेते हैं, 1 ग्राम का। ये एक मीटर है, एम लिख देता हूँ मीटर को, और इस कितना है, 1 ग्राम है। 1 ग्राम, ऐसे मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, आप समझ लेना, 1 ग्राम है। अब देखिए 1 ग्राम हो तो उसका टेम्परेचर, अब इसका टेम्परेचर हमको उसमें पहले पढ़े थे हम कि 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाए। इसमें हम 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने में जितना हमको ऊष्मा लग रही थी, उसी को हम विशिष्ट ऊष्मा के एक तरह का, विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं, ऊष्माधारिता कहे इसको। लेकिन यहाँ पे विशिष्ट ऊष्मा पर, यानी स्पेसिफिक हीट, यानी कि कोई पदार्थ 1 ग्राम का कोई पदार्थ लिया, उसमें जो 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए, यानी पदार्थ की मात्रा, यहाँ पे देख लो, यदि पदार्थ की मात्रा 1 ग्राम हो, तो ये पदार्थ की मात्रा कितना है, 1 ग्राम हो, तो उसका टेम्परेचर हमको 1 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना, 1 डिग्री सेंटीग्रेड को क्या कहता है, इसमें 1 डिग्री सेंटीग्रेड को बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा, और जो आवश्यक ऊष्मा होगा, जितना इसमें यूज हो गया आवश्यक ऊष्मा, उसे हम विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं, उसे हम स्पेसिफिक हीट कहते हैं, यानी कि ये कहते हैं। क्लियर, ये भी आपका हो गया। अब तीसरा चलते हैं, तीसरा देख लेते हैं क्या करा है, फॉर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यहाँ पे देखो हीट, यहाँ पे क्या करा है कि स्थिर आयतन, यानी कि कांस्टेंट वॉल्यूम, जहाँ पे क्या होता है, वॉल्यूम जो है यानी कांस्टेंट रहेगा, उसको, इसका हीट कैपेसिटी के लिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, सी भी इक्वल टू डेल ई अपॉन डेल टी। ब्रैकेट को बंद करके यहाँ पे भी आप सी दे सकते हो। ये मतलब एक इस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि एक फार्मूला हो गया। अब देखिए क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग, देखिए क्लासिकल थ्योरी में कौन कौन से साइंटिस्ट आए, क्या क्या लॉ दिया, चलिए उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। क्लासिकल थ्योरी के बारे में देख लीजिए, क्लासिकल थ्योरी में साइंटिस्ट ने क्या क्या कहा था, चलिए वो देखते हैं। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी, ऑल द एटम्स ऑफ अ सॉलिड ऑसिलेट इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस। यहाँ पे देखिए क्या करा क्लासिकल थ्योरी में, कि क्लासिकल थ्योरी के अनुसार सॉलिड के सभी एटम, बोल रहा है कि जो हम जानते हैं कि सॉलिड पार्टिकल है, सॉलिड का जितना भी एटम है, जैसे कि मान लेते हैं बेंच ले लो, या आप टेबल पे बैठे हो तो टेबल ले लो, या कुर्सी ले लो, ये सब क्या है, सॉलिड एक तरह का है, एक तरह का क्या है, सॉलिड है। तो उसी में कहा कि क्लासिकल थ्योरी के अनुसार सॉलिड के सभी एटम सभी संभव दिशा में, यानी कि सभी दिशाओं में क्या होता है, सभी दिशाओं में दोलन करते रहते हैं, यानी कि ऑसिलेट करते रहते हैं। चलिए ये आपका हो गया। अब चौथा देख लेते हैं। चौथा में आप यहाँ पे जानोगे, हाँ यहाँ पे देखो क्या करा है, इवेंट एट एब्सोल्यूट जीरो द ऑसिलेट वेरी स्लोली। यहाँ पे कह क्या रहा है, यहाँ पे ये देख लो कि परम शून्य पर भी इनमें अति मंद गति से दोलन होता रहता है, यानी कि जब इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड का, किसका, इसका जो भी मैं जस्ट इससे पहले बताया, इसका टेम्परेचर जब 0 डिग्री रहेगा,
0 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। इसमें भी ये दोलन करते रहेगा, परम मतलब बहुत धीमी से, परम शून्य पर भी इनमें अति मंद गति से धीरे 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 क्या होता है, दोलन करते रहता है, दोलन होता रहता है इसमें, वही इसमें कहा जा रहा है। ये भी आपका हो गया। इवेंट एट एब्सोल्यूट जीरो द ऑसिलेट वेरी स्लोली। अब देखिए दूसरा देख लेते हैं। द एनर्जी ई अटैचेज टू ईच एटम विल बी इक्वल टू 3 kT। अब देखिए 3 kT क्या है, प्रत्येक एटम से संलग्न एनर्जी। अब देखिए हम जानते हैं कि हर पदार्थ के अंदर क्या होता है, एटम विद्यमान रहता है, जो कि बहुत मतलब कि सॉलिड एटम में बहुत स्ट्रांगली जुड़े हुए रहते हैं चारों साइड से, ऐसे समझ सकते हो। तो उसी में जैसे कि एटम है तो बोल रहा है प्रत्येक एटम से संलग्न एनर्जी, और एटम में क्या है, संलग्न एनर्जी, जिसे हम ई कहते हैं। चलिए ये हम लिख देते हैं यहाँ ई का मान कितना होगा, ई का मान हो जाएगा 3 kT के बराबर। ई का मान 3 kT के बराबर हो जाएगा किसमें, तो एटम के बारे में बात करें तो एटम ले लो। एटम का एनर्जी कितना हो जाएगा, ई इक्वल 3 kT के मान के बराबर हो जाएगा। क्लियर। द एनर्जी ई अटैच टू ईच एटम विल बी इक्वल टू 3 kT। क्लियर। अब आगे देख लेते हैं हम, आगे यहाँ पे आप जानोगे। अब यहाँ पे देख लो क्या कर रहा है कि थोड़ा सा आगे में यहाँ पे लिख देते हैं, देख लीजिए इसको थोड़ा ड्राइव करते हैं फॉर्मूला के साथ। ई इक्वल एन इंटू 3 kT। इसमें इक्वेशन 2 में इसको डाल देते हैं। इक्वेशन टू में है ई का मतलब क्या हो गया, एनर्जी। ई का मीन्स हो गया एनर्जी कांस्टेंट। चाहिए मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे देखिए एन का मीन्स क्या हो गया, ई का मीन्स क्या हो गया, के का मीन्स क्या हो गया। चलिए मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। अब देखिए ई को हम बोलते हैं एवोगाड्रो। चलिए इस यहाँ पे लिख देता हूँ एवोगेड्रो नंबर इसको बोल देता हूँ। और ई जो ये हो गया ई फॉर एनर्जी कांस्टेंट। ऐसे एनर्जी कांस्टेंट मान लो इसको। और के का मान इसको क्या बोलते हैं, के फॉर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अब यहाँ पे देखो एक चीज और कि यहाँ क्या हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करा, बट बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो था, यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पर कांस्टेंट के इक्वल कितना था, के इक्वल आर अपॉन एन। अब बोलो कि आर कहाँ से आया, हम ये के टी की जगह हम आर रख दिए। इसे मन में सोच लो कि के टी की जगह आप आर रख देना, आर रख दिए। अब ये आर क्या है, गैसियस कांस्टेंट है, जैसे आपको पता है आर क्या गैसियस कांस्टेंट है। अब देखिए ये सब तो आपको पता चल गया, इसका मतलब क्या होता है। अब आगे देख लेते हैं। तो आगे हम जब आगे देखेंगे इसमें, तो आगे आपको ये मिलेगा, जैसे कि हम यहाँ पर थोड़ा सा आगे चलते हैं, देखेंगे कि ई इक्वल एन इंटू 3 इंटू आर अपॉन एन, इस तरह था, इंटू टी था। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। जैसे कि इससे पहले हम किस तरह लिखे थे, यहाँ पे जस्ट एक स्टेप पीछे चल जाते हैं। यहाँ पे एक स्टेप पीछे जाने पे आपको जो था, यानी कि ये मैं किया था, यानी कि आर टी की जगह यहाँ पे क्या था, के टी की जगह हम क्या रखे थे, आर रखे थे, लेकिन 3 तो था, तो वहीं पे 3 को यहाँ पे यूज कर दिए। ये 3 यानी कि ई इक्वल एन क्या है, एवोगाड्रोज नंबर, एंड 3 इंटू आर अपॉन एन इंटू टी है। क्लियर। यहाँ पे गैसियस कांस्टेंट रख दिए, एक तरह से ऐसे समझ सकते हो, आर अपॉन एन है, गैसियस कांस्टेंट को यहाँ पे इसका यूज कर दिए। अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या, सबसे एन और एन ये यहाँ पे कट गया। एन और एन जब कट जाएगा तो यहाँ पे आपका हो जाएगा तो ई 3RT। देखिए 3RT ये बच गया, आपको इक्वल 3RT हो गया। इसको इक्वेशन 4 में रख देते हैं। इक्वेशन 4 हो गया यहाँ पे। तो यानी कि इक्वेशन, अब देखिए इक्वेशन 1 में 4 को रखते हैं, इक्वेशन 1 में हम 4 को रखते हैं। चलिए रख देते हैं इक्वेशन 1 में हम क्या करते हैं, 4 को रख देते हैं। 4 से यूज करने पे अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये फॉर्मूला भी आप जानते हैं, जैसे शुरू में मैं आपको बताया सी भी बराबर कॉन्स्ट, ये क्या है, सी भी कांस्टेंट वॉल्यूम है। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या था, डेल ई अपॉन डेल टी, डेल ई अपॉन डेल टी, यही था। तो यहाँ पे ब्रैकेट में भी दे दिया। अब आगे चलेंगे हम, आगे जब गए तो हमको क्या मिला, यहाँ पे आगे जाके हमको एक स्टेप और आगे जाने पे हमें क्या मिला, यहाँ पे देखो सी भी एंड डेल
डेल इस तरह है, और यहाँ पे देखिए ये आर टी है, यहाँ पे हमारा क्या निकला 3RT, तो यहाँ पे लिख दो आप 3RT अपॉन, और नीचे में क्या था टी था, तो यहाँ पर लिख दो डेल टी था, यही ना था, तो डेल टी लिख दिए। अब देखिए ये ये डेल कट गया, और ये टी कट गया, तो आपका क्या आ गया यहाँ पे देखो सी भी, यहाँ पे आपका आ गया सी भी इक्वल 3R, क्योंकि ये कट चुका है, ये भी आपका कट चुका है, ये भी आपका कट चुका है, 3R ये बच गया आपका, ये बच गया, तो सी भी इक्वल 3R। आपको उम्मीद है ये समझ में आ रहा होगा। अब आगे जा देख लेते हैं, ये तो आ गया सी भी इक्वल 3R आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, जैसे कि देख लो सी भी और 3 से गुना करो, आर का मान कितना होता है, आर में गैसियस कांस्टेंट का मान होता है 1.99, ये दोनों के जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5.97, इतना आ जाएगा। ये लगभग कितना 6 के बराबर है, तो हम बोल सकते हैं लगभग 6.0 कैलोरी डिग्री पर -1 ग्राम परमाणु -1 इतना हो सकता है। आप कह सकते हो, आप लिख सकते हो लगभग 6.0 कैलोरी डिग्री -1 ग्राम परमाणु -1, यानी कि आप यहाँ पे लिख देता हूँ अबाउट 6.0 कैलोरीज डिग्री -1 ग्राम एटम -1, ये हो गया, आप लिख सकते हो। चलिए अब आगे देख लेते हैं, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया, आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या कर रहा है, हिंस द वैल्यू ऑफ हीट कैपेसिटी पर ग्राम ऑफ एटम फॉर अ सॉलिड विल बी 6। यहाँ पे क्या कर रहा है, अतः सॉलिड पदार्थ के लिए प्रति ग्राम परमाणु हीट कैपेसिटी का वैल्यू कितना होगा 6 होगा। साइंटिस्ट ने जब रिसर्च किया तो ये पता चला कि इसमें अतः सॉलिड, यहाँ पे देखो सॉलिड पदार्थ के लिए जो सॉलिड मैटर था उसके लिए क्या हुआ प्रति ग्राम परमाणु, यानी कि 1 ग्राम परमाणु के लिए 1 ग्राम ऑफ एटम 1 ग्राम ऑफ एटम के लिए क्या हो गया, हीट कैपेसिटी का वैल्यू कितना होगा, हीट कैपेसिटी का वैल्यू हो गया 6। यहाँ पे लिख देता हूँ 6। क्लियर, इतना तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देख लो, दिस वैल्यू इज इक्वल टू द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय ड्यूलोंग एंड पेटिट। क्या कह रहा है कि दो साइंटिस्ट थे, वो उन्हीं ने रिसर्च किया। देखिए यहाँ पे यह वैल्यू ड्यूलोंग और क्या बोला ड्यूलोंग और पेटिट द्वारा प्राप्त प्रायोगिक मान के बराबर है। जब दो साइंटिस्ट जब प्रायोगिक मतलब कि एक तरह का रिसर्च समझ सकते हो, अब जब वो किया तो उसका भी वैल्यू कितना, वहाँ पे वैल्यू निकल के आया 6। तो इससे ये पता चला कि हमको जो है कोई 1 ग्राम ऑफ मेटर, कोई मेटर का, ये मेटर के अंदर जो एटम है 1 ग्राम का एटम लिया, जिसमें उसका क्या है, उसका मतलब बोल रहा है हीट कैपेसिटी प्रति ग्राम हीट कैपेसिटी कितना होगा, हीट कैपेसिटी 6 निकला। तो इसमें क्या ड्यूलोंग एंड पेटिट जो था वो प्रायोगिक रूप से देखा तो उसमें भी इसका 6 आया। इससे ये पता चला कि ये दोनों का 6 दोनों सेम निकला। लेकिन कुछ समय के बाद जो है ये मतलब कि बहुत पुरानी बात है, लेकिन समय जैसे जैसे बीतता गया तो न्यू मॉडर्न थ्योरी के हिसाब से ये जो लॉ है ये बहुत सारे नियमों को फॉलो नहीं करता था, इसलिए इसे नकारा गया आप कह सकते हो। तो तब फिर एक साइंटिस्ट आए जिसका नाम आप जानते ही होंगे, आइंस्टीन थे। तो आइंस्टीन ने एक क्वांटम थ्योरी दिया, उन पे वो बताया गया। चलिए वो देख लेते हैं। अब देखिए आइंस्टीन क्वांटम थ्योरी ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड द आइंस्टीन इक्वेशन। आइंस्टीन ने एक समीकरण दिया जैसे क्वांटम इक्वेशन कहा। चलिए देख लेते हैं। द चेंज इन हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड एलिमेंट्स विद टेम्परेचर वाज एक्सप्लेन्ड बाय आइंस्टीन इन 1907 ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी। यहाँ पे यह कहा जा रहा है कि ठोस तत्व यानी कि ठोस तत्वों की हीट कैपेसिटी में टेम्परेचर के साथ परिवर्तन का स्पष्टीकरण, यानी कि यहाँ पे देखो क्या कर रहा है कि स्पष्टीकरण आइंस्टीन ने सन 1907 में क्वांटम थ्योरी के आधार पर दिया। यानी बोला है कि ठोस तत्व जो था, ठोस का जो तत्व था हीट कैपेसिटी, उसमें जो हीट कैपेसिटी का जो टेम्परेचर था, यानी कि कोई ठोस पदार्थ ले उसमें जो कैपेसिटी होगा यानी कि हीट कैपेसिटी का टेम्परेचर होगा, उसके साथ में क्या होगा परिवर्तन जो आएगा। उसी का साइंटिस्ट कब डिस्कवर किया, ये 1907 ईस्वी में एक थ्योरी दिया, क्वांटम थ्योरी दिया, उसी के आधार पे यहाँ पे बताया गया। चलो आगे देख लेते हैं। अब इसमें कहा गया, अब यहाँ पे देखो क्या कहा गया, आइंस्टीन यूज्ड क्वांटम थ्योरी टू कैलकुलेट द वाइब्रेशनल एनर्जी अटैच्ड टू एटॉमिक ऑसिलेटर्स। यहाँ पे यह कहा गया आइंस्टीन ने परमाणु दोलकों, परमाणु यानी कि एटॉमिक ऑसिलेटर्स से संलग्न, यहाँ पे देखो संलग्न क्या होता है, संलग्न कंपन ऊर्जा का परिकलन करने पर
यानी कि ये सब देखने पर, यानी कि एक तरह का समझ लो माइक्रोस्कोपिक व्यू से देखने पर यानी कि सब चीज़ देखने के बाद, यानी कि परखने के बाद, परिकलन करने के लिए उन्होंने क्या किया, क्वांटम सिद्धांत का उपयोग किया। यानी कि इस जो पहले का जो साइंटिस्ट जो दिया था उसको परखने के लिए, यानी कि परिकलन करने के लिए उन्होंने क्वांटम सिद्धांत का उपयोग किया। उसे तो गलत लगता था साइंटिस्ट को, और वो आगे चल के थोड़ा सा गलत भी हुआ, लेकिन आइंस्टीन ने जो सिद्धांत दिया वह एक तरह का सही हुआ। अब आगे देख लीजिए, ये आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे देख लेते हैं। द एनर्जी अटैच टू 1 ग्राम ऑफ एन एटॉमिक सॉलिड एलिमेंट्स। यहाँ पे क्या करा है कि यहाँ पे देखिए, आइंस्टीन ने 1 ग्राम परमाणु लिया। 1 ग्राम क्या लिया? परमाणु, कोई पदार्थ का 1 ग्राम, उसमें से 1 ग्राम परमाणु निकाला। 1 ग्राम परमाणु ठोस तत्व से संलग्न ऊर्जा, उसका संलग्न, एक ठोस तत्व का संलग्न ऊर्जा कितना होगा देख लीजिए। ई फॉर एनर्जी, ई इक्वल 3n h म्यू अपॉन ई एच नॉट अपॉन KT-1। इसको इक्वेशन 1 में रखा, ऐसे समझ सकते हो। ये इक्वेशन कौन दिया? आइंस्टीन ने दिए। और आगे देखा यहाँ पे देखो क्या करा है। ही इज द प्रूफ ऑफ न्यूक्लियर यूफोरिया एग्जिटिबिलिटी पर ग्राम एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यहाँ पे देखिए क्या करा है। यहाँ पे आप थोड़ा सा देख लेना इसका, यानी कि परमाणु उष्माधारिता का इसका वर्ड थोड़ा सा क्लियर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करा, अतः स्थिर आयतन, यानी कि आयतन क्या है? स्थिर है, यानी कि कांस्टेंट, वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट है, पर परमाणु उष्माधारिता का प्रति ग्राम परमाणु के बारे में बोल रहा है। तो यहाँ पे देख लीजिए, मतलब कि साइंटिस्ट आइंस्टीन जो थे उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा CV यानी कांस्टेंट वॉल्यूम डेल ई, यही था, डेल ई अपॉन डेल टी था, क्लियर। और यहाँ ब्रैकेट में B था। और आगे चल के यहाँ पे देखो, डेल ई अपॉन डेल टी जो था, और डेल ई अपॉन डेल टी ये तो था ही, लेकिन जैसे कि यहाँ तक आपको पता चल ही गया कि कैसे था। लेकिन आगे देखो यहाँ पे कि जस्ट एक स्टेप पीछे चल जाते हैं। यहाँ पे देखो, इसका हम यूज यहाँ पे कर दिए। कहाँ पे? यहाँ पे इसका यूज कर दिए, ये आप देख रहे होंगे। तो आगे चल के यहाँ पे CV इक्वल 3n h म्यू, और इस तरह से ये लगा दिया, यहाँ पे डिफरेंशिएट लगा दिया, इस प्रकार से इंटीग्रेट लगा दिया, और इक्वेशन 3 इस तरह से निकल गया, क्लियर। और यहाँ पे जो था 3n h म्यू जो था, इसको हम यहाँ पे लिख दिए, और इस तरह से लिख दिए। ये आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा, याद कर लेना है। आप देख लेना, इक्वेशन 3 इज कॉल्ड आइंस्टीन इक्वेशन। समीकरण 3 को ही हम मतलब आइंस्टीन इक्वेशन कह सकते हैं आप, क्लियर। अब देखिए, इसका PDF आपको व्हाट्सअप वहाँ पे नंबर दे दिया जाएगा, ग्रुप यानी कि नॉलेज जंक्शन के नाम से, वहाँ पे आप ज्वाइन कर लेना। और टेलीग्राम में ओम नॉलेज के नाम से है, वहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा, हिंदी एंड इंग्लिश में, दोनों मीडियम वाले के लिए। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। इस वीडियो को अगर आपको समझ में आया होगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना इसको, आपको समझ में आ जाएगा। और एक बहुत अच्छी बात मैं बता देता हूँ, अगर आपको यहाँ पूछेगा, आइंस्टीन के द्वारा पूछा जाएगा, हीट कैपेसिटी पूछा जाएगा, आइंस्टीन हीट कैपेसिटी मतलब हीट कैपेसिटी पूछा जाएगा, तो इसमें आपको मतलब बस आइंस्टीन के बारे में ही लिखना। अगर पूछा जाएगा हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स के बारे में, आपको पूरा लिखना है, क्लियर। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। ये अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे।